नमस्कार। इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के क्लासरूम में आपका स्वागत है। प्लासी के युद्ध के उपरांत बंगाल की क्या स्थिति थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम अपने पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था और उसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, जिसमें बहुत सारे षड्यंत्र और रणनीतियां इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को तोड़ लिया था। मीर जाफर को सिराजुद्दौला के उपरांत बंगाल का नवाब बनाने का वायदा किया गया था और जब सिराजुद्दौला वहां से भाग निकला तब मीर जाफर को बंगाल की सत्ता पर तैनात कर दिया गया था। मीर जाफर के साथ में कुछ शर्तें भी तय हुई थी और जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उन शर्तों के अनुसार उसने कंपनी को पूरा का पूरा सहयोग किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी को ऐसा अनुमान था, या फिर यूं कहें कंपनी को जितना अनुमान था, बंगाल के राजकोष में उससे बहुत कम संपत्ति निकली और इसके कारण जो देय था, जो कंपनी को दिया जाना था पैसा, वो दो भागों में बांट दिया गया था। जहां तक सिराजुद्दौला की बात है, 2 जुलाई को उसको ढूंढ करके मीर जाफर के पुत्र मीरान के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। मीर जाफर जो है, इसका पूरा नाम सैयद मीर मोहम्मद जफर अली था। मीर जाफर की यदि बात करें तो वो सैयद राजवंश या फिर यूं कहें नजफी राजवंश या अरब राजवंश से संबंध रखता था। पहले खलीफा के दामाद हजरत मोहम्मद के वंश की तीसरी पीढ़ी का था। जन्म लगभग 1691 ईस्वी में हुआ था। जहां तक सैयद नजफी अथवा अरब राजवंश की बात की जाए तो इसकी कहानी 1677 से प्रारंभ होती है, जब औरंगजेब मक्का गया हुआ था। मक्का में उसकी भेंट सैयद हुसैन नजफी से हुई। सैयद हुसैन नजफी जो हैं, वो वहां की एक बहुत ही विख्यात, विश्व विख्यात इस्लाम सेंटर था, उसका केयर टेकर हुआ करते थे। सैयद हुसैन नजफी इस्लामिक जो लॉ था उसके बहुत बड़े जानकार हुआ करते थे। तो जब औरंगजेब की उनसे भेंट हुई तो औरंगजेब से जब उन्होंने बात की तो औरंगजेब बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए और उनको किसी भी तरीके से राजी करके वो अपने साथ भारतवर्ष ले आए। भारतवर्ष में ला करके उनको दिल्ली में काजिया कौजूद के पद पर तैनात किया। काजिया कौजूद का पद जो होता था, मुख्य न्यायाधीश का होता था, क्योंकि उन्हें इस्लामिक लॉ की इतनी नॉलेज थी कि औरंगजेब ने उनको विशेष तौर पर इस पद को प्रदान किया था। सैयद हुसैन नजफी के पुत्र का नाम सैयद अहमद नजफी हुआ करता था। सैयद अहमद नजफी जो हैं, उनका विवाह दारा सिकोह की पुत्री से हुआ था और यही सैयद अहमद नजफी का पुत्र मीर जाफर था। इस तरीके से आप देखेंगे तो मीर जाफर जो था, दारा सिकोह का नाती था। जहां तक दारा सिकोह की बात करें, दारा सिकोह का विवाह चित्तौड़ के राजा जसवंत सिंह की पुत्री के साथ हुआ था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीर जाफर जो है
वो राजस्थान के राजपूतों के परिवार से भी संबंध रखता था। मीर जाफर का विवाह जो है 1727 ईस्वी में शाह खानम साहिबा के साथ हुआ था। शाह खानम साहिबा जो थी ये अलीवर्दी खान की भतीजी हुआ करती थी और इन्हीं का शाह खानम साहिबा का पुत्र जो था उसका नाम मीरान हुआ करता था, जिसको हम देखते हैं सिराजुद्दौला को जिसने पकड़ा था और मौत के घाट उतारा था। शाह खानम साहिबा जो थी वो मुख्य बेगम थी, जबकि दूसरी बेगम जो थी उनका नाम बब्बू बेगम हुआ करता था। इनको गद्दी नशी बेगम के नाम से जाना जाता था। तीसरी बेगम बहुत ही विख्यात थी, उनका नाम मुन्नी बेगम था। उनको मनी बेगम के नाम से भी जाना जाता था और मनी बेगम इसलिए बहुत विख्यात थी क्योंकि ये बहुत ही तीव्र बुद्धि की थी और जो कंपनी के आला अधिकारी आया करते थे वे बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित थे। खुद रॉबर्ट क्लाइव जो था वो मनी बेगम से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उनकी बहुत सम्मान करता था, उनकी तीव्र बुद्धि, सुलझे हुए दिमाग के कारण। मनी बेगम जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो बहुत बड़ी संपत्ति की मालकिन बन गई थी और जब मनी बेगम का देहांत हुआ था तब जो फोर्ट विलियम का झंडा हुआ करता था, यूनियन जैक जो हुआ करता था, उसको आधा झुका दिया गया था। तो मनी बेगम को बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त था, इसलिए इनकी एक अलग पहचान दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त मीर जाफर की एक और पत्नी हुआ करती थी, राहत उन्निशा। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो मीर जाफर के कुल 6 बेटे और 6 बेटियां थी। मीर जाफर की बात की जाए तो मीर जाफर एकदम से लाइमलाइट में लगभग 1741 ईस्वी में आए थे और हुआ यूं था कि कटक में अलीवर्दी खान के भांजे मीर बाकी को अचानक ही जो मराठा सैनिक थे उन्होंने घेर लिया था। मीर बाकी को इस खतरनाक परिस्थिति से निकालने में सफल हुआ था मीर जाफर और मीर जाफर की इस सफलता के कारण अचानक ही अलीवर्दी खान को उसके टैलेंट के बारे में पता चला था और वो अचानक ही चर्चा में आ गया था। इसके बाद 14 दिसंबर 1746 ईस्वी को बताते हैं मराठों को खदेड़ने में मीर जाफर को सफलता प्राप्त हुई थी। मराठी सेना जो थी वो एक शक्तिशाली सेना इस काल में मानी जाती है और जब उसने मराठा सेना को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की तो उसका जो युद्ध कौशल था, उस युद्ध कौशल को सभी ने स्वीकारना आरंभ कर दिया और उसका सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, तारीफ करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यह माहौल ज्यादा दिन नहीं रहा। फरवरी 1747 में राघोजी राव के नेतृत्व में मराठों ने फिर से अटैक किया। ये आक्रमण जो था मिदनापुर पे था और अलीवर्दी खान ने पुनः मीर जाफर को यह आदेश दिया कि वो जाए मिदनापुर की सुरक्षा करे मराठा आक्रमण से। राघोजी राव बड़ा ही आक्रामक सेनापति हुआ करता था और बताते हैं कि मीर जाफर जो था राघोजी राव से घबरा गया और घबराकर वो बुर्दुआ भाग गया। उसके बुर्दुआ भाग जाने के परिणाम स्वरूप राघोजी राव ने मिदनापुर में भारी लूटपाट की। ये जो घटना घटित हुई इसने मीर जाफर की जितनी भी ख्याति थी उसको धूमिल कर दिया था। कभी मीर जाफर को एक शक्तिशाली सेनापति माना जाता था,
वही मीर जाफर को इस घटना के उपरांत से एक कायर सेनापति माना जाने लगा था। लेकिन फिर भी मीर जाफर जो था वो किसी तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने में कामयाब रहा। यहां तक कि बताया जाता है कि उसने राजमहल के फौजदार अताउल्ला खान के साथ मिलकर के नवाब अली वर्दी खान की कत्ल करने की योजना बनाई थी। लेकिन अली वर्दी खान को इस बारे में पता चल गया। जितने भी षड्यंत्रकारी थे सभी को उसने दंडित किया, किंतु मीर जाफर जो था वो बच गया। मीर जाफर जो है इसके बारे में जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो सिराजुद्दौला ने एक मोहनलाल नाम के हिंदू कायस्थ को अपना दीवान बना दिया था। बताते हैं मीर जाफर जो था वो मोहनलाल से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था और इस कारण से उसने दरबार में बहुत सारे षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए थे। यहीं तक नहीं, उससे पहले मीर जाफर ने शौकत जंग को समर्थन किया था। शौकत जंग पूर्णिया में तैनात था और जब अली वर्दी खान की मौत हुई, देहांत हुआ, तब मीर जाफर ने शौकत जंग को सपोर्ट किया और बोला कि तुम मुर्शिदाबाद पर अटैक कर दो और सिराजुद्दौला को हटा करके तुम सत्तासीन हो जाओ। मीर जाफर बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला नवाब बने। शौकत जंग को आवश्यक ब्रिटिश सहयोग भी मीर जाफर के द्वारा दिलवाया गया था। इसके अतिरिक्त शौकत जंग के लिए यहीं तक बात नहीं रही, बाद में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध भी हुआ जिसमें शौकत जंग मारा गया। शौकत जंग को वो नवाब बनवाना चाहता था और इसके लिए उसने दिल्ली के राज दरबार में भी तोड़फोड़ की, लॉबिंग करवाई। बताते हैं मुगल शहंशाह को वो दबाव डलवाना चाहता था और दबाव डलवा करके वो शाही फरमान जारी करवा देना चाहता था। ये शाही फरमान के माध्यम से वो शौकत जंग को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार बनवा देना चाहता था। मतलब कि शहंशाह जो है वो एक फरमान जारी करके खुद ही शौकत जंग को वहां का सूबेदार नियुक्त कर देता, किंतु उसे इसकी सफलता नहीं मिली। लेकिन इतने सारे षड्यंत्र करने के कारण मीर जाफर को सिराजुद्दौला ने मुख्य सेनापति के पद से हटा दिया था और उसके स्थान पर मीर मदान को उसने मुख्य सेनापति बना दिया था। लेकिन बाद में उसी के बदले में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में उसकी पराजय हुई और उसके बाद मीर जाफर जो है कंपनी के साथ अपनी किए हुए करारनामे के अनुसार बंगाल का नवाब बना। लेकिन कंपनी की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी और मीर जाफर लगातार उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में असमर्थ हो रहा था और यही विफलता पुनः उसके लिए समस्या बनकर खड़ी होगी। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ मीर जाफर के समक्ष मांग रखा करते थे। जब भी वे उधर से निकलते थे वो मीर जाफर के यहाँ जरूर जाते थे। वो लोग जो कंपनी थी उसके शीर्ष कर्मचारी जो थे वो किसी भी हालत में नवाब को अपना पिट्ठू बनाकर रखना चाहते थे, कठपुतली की तरह। और कंपनी की रणनीति साफ दिखाई देती थी, वो किसी भी हालत में मीर जाफर को नवाब के पद पर स्थिर नहीं होने देना चाहते थे।
कुल मिलाकर कंपनी के जो अधिकारी थे वो नवाब पर अपना शिकंजा कसे रखना चाहते थे और उसके लिए वो कंपनी जो थी वो नवाब के व्यक्तिगत अवगुणों और विफलताओं को प्रकाशित किया करती थी। नवाब का जो शासन था, जो प्रशासन था, उस प्रशासन को उन्होंने मूल्यांकन करना प्रारंभ किया और मूल्यांकन का आधार था स्वच्छ प्रशासन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि वो बार बार नवाब को कटघरे में खड़ा करते थे कि उसका जो प्रशासन है वो ठीक नहीं है। और जो विभिन्न उन्होंने जो उसकी कमियां निकाली, उन कमियों में पहली कमी रखी गई फिजूल खर्ची। मीर जाफर की अपनी कुछ समस्याएं थी। वो एक नवाब था, नवाब के अपने स्वयं के खर्चे होते थे, उसके राज परिवार के खर्चे हुआ करते थे। लेकिन कंपनी के जो शीर्ष कर्मचारी थे वो बार बार उसके पास वसूली करने आते थे, जिसे कंपनी के अधिकारियों को भी खुश रखना पड़ता था। और ये सब विभिन्न खर्चे जो थे, उन खर्चियों के कारण उसका जो खर्च था वो बहुत ज्यादा दिखाई देता था और कंपनी जो थी वो इन्हीं सब खर्चों को फिजूल खर्ची के तौर पर सामने रखती थी। यानी कि जब भी मूल्यांकन करती तो बताती थी कि मीर जाफर के बहुत ज्यादा खर्चे हैं, फिजूल खर्ची अत्यधिक करता है। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने दूसरी बात जो रखी वो रखी निरंकुशता की, अर्थात वो निरंकुश शासन चला रहा था। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण रखी उसको लोभी बताया, लालची बताया। नवाब की जो कंडीशन थी, बंगाल का जो राजकोष था वो खाली था और उसमें आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए उसको कलेक्शन करना पड़ता था और उस कलेक्शन को देख करके ज्यादा कलेक्शन करना पड़ रहा था। उसी कलेक्शन को देख करके उसको लोभी या लालची बताने का प्रयास कर रही थी कंपनी। इसके अतिरिक्त वो मीर जाफर को आलसी बताते थे, निरुद्योगी बताते थे, उसको उत्साहहीन बताते थे। यानी कि वो अपने संसाधनों को बढ़ा नहीं पा रहा था और जिसकी वजह से बंगाल की जो माली स्थिति थी वो कमजोर हो रही थी। यही नहीं था, कंपनी ने नवाब को पतित, अधम या नीच धारणा वाला व्यक्ति सिद्ध करने का काम भी प्रारंभ कर दिया था। उसके प्रशासन को देख करके, उसके कृत्यों को देख करके वो मीर जाफर के तरीकों को भी अधर्मी बताता था। इस तरीके से मीर जाफर को उन्होंने पूरी तरीके से घेरा हुआ था और जब कंपनी मीर जाफर की बात इस तरह की सामने लाता था सबके, तब वो बताते थे कि जो ये मीर जाफर की विशेषताएं हैं, जो अवगुण हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। और कहते थे कि इन व्याधियों को समाप्त करना पड़ेगा और इन्हीं को समाप्त करेंगे जब, तब एक स्वच्छ प्रशासन प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए वो मीर जाफर को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते थे। यह तो स्पष्ट है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र था, प्रजातांत्रिक सरकार थी,
राजा था वहां पे, लेकिन बेसिकली वो प्रजातांत्रिक थे। और ब्रिटेन का जो इतिहास था, उस इतिहास को यदि देखें तो ब्रिटेन के लोगों ने प्रजातंत्र को प्राप्त करने के लिए राजतंत्र को विवश किया था, अपने राजा रानी को विवश कर दिया था कि वो उनको प्रजातंत्र प्रदान करें। तो वहां राजा रानी भी हैं, संसद भी है, चुनाव से सरकार बनती है। तो इसलिए वो राजतंत्रों में, राजाओं में जो दोष होता है, उनके राज परिवारों में जो दोष होता है, उनसे वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। जब ब्रिटिश संसद बैठती थी तो वो सवाल करती थी, उनकी जवाबदेही तय थी, और इसलिए वो जो कंपनी भारतवर्ष में कर रही थी उसको वो इस तरीके से रचते थे कि संसद में जब सवाल जवाब हो तो उसका वो उपयुक्त जवाब दे सके। और इसके लिए उन्होंने मीर जाफर पर इस तरह का एक, कह सकते हैं कि, जाल बुन लिया था। मीर जाफर के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो घटनाएं उचित नहीं थी। उन घटनाओं का स्वरूप जो था असभ्य था, बर्बर था, और वो एक इन घटनाओं को हाईलाइट कर देते थे और बताने का प्रयास करते थे कि भारतीय शासक जो हैं वो असभ्य हैं, बर्बर हैं, और उनको इम्प्रूव करना, उनका यह कहिए कि मॉडिफाई करना, ये हर एक ब्रिटिश व्यक्ति का दायित्व था। कंपनी उसको कर रही थी। घटनाएं कौन कौन सी हुई? एक तो घटना हुई, मीर जाफर का एक सेनापति हुआ करता था, ख्वाजा हदीद। मीर जाफर के आदेश से उसकी बहुत ही नृशंस हत्या करवा दी गई थी। दूसरे भी एक सेनापति थे, मीर काजिम की तो हत्या महल के दरवाजे पर ही करवा दी गई थी। एक अधिकारी हुआ करते थे मीर जाफर के, यार मोहम्मद, उनकी भी हत्या करवा दी गई थी। ये सब घटनाएं जो हैं उनकी असभ्यता को प्रदर्शित कर रहे थे। जो कंपनी के कर्मचारी ब्रिटेन में पब्लिक के सामने पेश कर रहे थे, ताकि पब्लिक की जो विचार थे, पब्लिक की जो मैंडेट था, वो उनके विरोध में न चला जाए। केवल यही नहीं, अली वर्दी खां के परिवार के सदस्यों को चुन चुन कर मारा गया था। इसमें नवाजेश मोहम्मद खान, खुद सिराजुद्दौला, घसीटी बेगम जो नवाजेश मोहम्मद खान की पत्नी थी, बेवा थी, अमीना बेगम सिराजुद्दौला की अम्मी, मुरादुद्दौला, ये मुरादुद्दौला नवाजेश और घसीटी बेगम के दत्तक पुत्र थे। इनकी सबकी हत्या करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त सिराजुद्दौला की बेवा लुत्फ उन्निशा जो थी, उनको उनकी दुधमुही बच्ची के साथ, जिसको कुदिशा बेगम या उमे जोहर कहकर पुकारा जाता था, उनको ढाका के जिंजीरा महल में बंदी बना लिया गया था। उनके साथ में, चूंकि ये एक राजसी परिवार था, तो इस चीज को कंपनी के कर्मचारियों ने अपने देश की जनता के सामने रखा कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासक के परिवार के साथ किस तरह का बर्ताव किया।
उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। यद्यपि उनके साथ करीब 70 महिलाएं थीं जो उनके सहयोग के लिए थी, लेकिन बंदी बनाए गए थे वो। और यही नहीं, बताया जाता है कि मीरान, जो मीर जाफर का पुत्र था, उसने घसीटी बेगम और अमीना बेगम को जबरन घसीट के ले गया था और बताते हैं एक नाव में बांध दिया था, बड़ी नाव में बांध दिया था और धालेश्वरी नदी में डुबा के मार दिया था। ये काम मीरान के द्वारा किया गया था मीर जाफर के इशारे पर। यह जो घटनाएं थी, ये घटनाएं मीर जाफर के शासन को क्रूर और असभ्य ठहराने के लिए बहुत काफी थी। चूंकि राजकोष खाली था, मीर जाफर के ऊपर अतिरिक्त दबाव था, सेना का वेतन, कर्मचारियों का वेतन और कंपनी के कर्मचारियों को घूस देना, इन सब कामों के लिए उसे पैसे की तो आवश्यकता पड़ती थी और इसकी पूर्ति की भरपाई के लिए उसने करों की जो दर थी उसको बढ़ा दिया। और जब करों की दर को बढ़ा दिया तो कंपनी ने उसको एक क्रूर शासक डिक्लेयर कर दिया कि अपने सब्जेक्ट्स जो थे उन पर बहुत ही क्रूरता से पेश आ रहा था। लेकिन मीर जाफर जो था वह भी अंदर ही अंदर ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से कंपनी का जो शिकंजा उसके ऊपर कसा हुआ है, उस शिकंजे को वो उखाड़ फेंके। और अंदर ही अंदर वो इसके लिए तैयार हो रहा था, मन बना रहा था। रॉबर्ट क्लाइव सशंकित था। रॉबर्ट क्लाइव को प्रारंभ में ही, यानी जैसे ही वो शासक बना था उसके 1 साल के भीतर ही रॉबर्ट क्लाइव को खुफिया तरीके से ये सूचना मिल गई थी कि मीर जाफर जो है वो अपने एक एजेंट ख्वाजा वजीद के माध्यम से डचों के साथ समझौता करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि वो डचों के संपर्क में था मीर जाफर। इसी दौरान हुगली नदी पर, हुगली नदी के जल में डच युद्धपोतों की गतिविधियां बढ़ गई थी जो संदिग्ध थी। ऐसे कुछ ब्रिटिश और डचों के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। निकट भविष्य में उनके बीच युद्ध होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव सतर्क था, वो गंभीर था और इस तरह के परिवर्तन से वो आशंकित हो गया था। जब उसने इसके बारे में जानकारी ली तो उसे पता चला कि हुगली नदी में जो अचानक डच युद्धपोत बढ़ गए थे वो वास्तव में बैटविया से चल करके आए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को संदेश भेजकर डच युद्धपोतों को हुगली नदी से हटाने के लिए कहा। जो अतिरिक्त युद्धपोत हुगली नदी में दिखाई दे रहे थे, बताते हैं मीर जाफर जो है वो स्वयं चल करके चिंसुरा पहुंचा, डच अधिकारियों से मिला और फिर उसने वापस क्लाइव को संदेश भेजा कि जो अतिरिक्त युद्धपोत, डच युद्धपोत हुगली नदी में दिखाई दे रहे हैं वो अभी हुगली नदी का जलस्तर कम है। ये जलस्तर जैसे ही बढ़ेगा वो स्वतः ही वहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर जाफर के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे कुछ शंकाएं हो रही थी और इस कारण से उसने सभी चौकियों को
चौकन्ना रहने का आदेश कर दिया था। ये एक दूरदर्शी निर्णय था जो रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था, और इसका परिणाम क्या हुआ? कलकत्ता के दक्षिण में कंपनी का एक पन्ना का किला हुआ करता था, और डच युद्धपोतों ने अचानक पन्ना के किले पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो चूंकि रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से उनको सबको निर्देशित किया हुआ था कि उन्हें चौकन्ना रहना है, वो चौकन्ना थे और उन्होंने डच आक्रमण को रिपेल कर दिया, पीछे ढकेल दिया। इसके बाद कंपनी ने फिर डचों के साथ लोहा लिया। इस युद्ध को, ये अच्छा खासा युद्ध हुआ, और इस युद्ध को विदेरा का युद्ध कहा जाता है। विदेरा के युद्ध में डच पराजित हुए। उसके बाद कंपनी के कैप्टन फोर्ड जो थे, उन्होंने आगे बढ़े और चिंसुरा पे भी अटैक कर दिया। डचों का जो कारखाना था चिंसुरा में, उस पर भी अटैक किया कैप्टन फोर्ड ने, और इस अटैक में डच पराजित हुए। तो ये क्लाइव की दूरदर्शिता थी, यद्यपि क्लाइव तब तक वहां से चला गया था इंग्लैंड के लिए। लेकिन इस दौरान वैंसी टार्ट नाम का दूसरा जो गवर्नर था वहां पर, वो गवर्नर जो था, उसको देखा जाए तो वो मीर जाफर से अधिक मीर कासिम की तरफ आकर्षित हो गया था। मीर कासिम जो था वो लगातार मीर जाफर की कमियों को उजागर करा करता था और वैंसी टार्ट को बताया करता था, उसके बुढ़ापे के बारे में बताता था, उसके भूल जाने की आदत के बारे में बताता था, उसकी अक्षमताओं के बारे में बताया करता था। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। यानी कि मीर कासिम जो था, मीर जाफर की सबसे बड़ी बेगम शाह खानम साहिबा यानी अली वर्दी खान की भतीजी, उनकी जो पुत्री थी फातिमा बेगम साहिबा, फातिमा बेगम साहिबा का विवाह मीर कासिम के साथ हुआ था। तो इस तरीके से मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का दामाद हुआ करता था। वैंसी टार्ट को बार बार जब मीर जाफर की कमियों के बारे में पता चलता था, और बार बार कंपनी के अधिकारियों ने जो व्यवस्था बना रखी थी जिसमें मीर जाफर को अत्यधिक बदनाम कर दिया गया था, उसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया गया। उसकी जगह पर मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम जो था वो बंगाल का नया नवाब बना। लेकिन बंगाल का नवाब बनने के लिए मीर कासिम को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मीर कासिम जब नवाब बना तो बदले में उसने कंपनी को बुर्दवा, मिदनापुर और चटगांव ये उसने दे दिया था कंपनी को। अच्छा खासा राजस्व आता था इन जगहों से। अब ये पूरा का पूरा कंपनी को प्रदान कर दिया गया था। यही नहीं, एक भारी भरकम रकम क्षतिपूर्ति के तौर पर कंपनी को देने का वायदा मीर कासिम ने किया था। यद्यपि बड़ी मुश्किल से वो रकम मीर कासिम ने जुटाई थी और फिर वो कंपनी को दिया था। कुल मिलाकर मीर कासिम के सत्तासीन होने पर बंगाल सूबे का जो राजकोष था वो अब बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया था।
खाली पहले से था। जब मीर जाफ़र बना था नवाब, तभी से राजकोष खाली चल रहा था। लेकिन मीर कासिम ने फिर भी पूरा प्रयास किया कि राजकोष को पुनः भरा जाए। मीर जाफ़र ने पहले से ही जो राजस्व कर की जो दरें थीं उनको बढ़ा दिया था। मीर कासिम ने और अन्य उपायों पर विचार किया कि कैसे वो जो सूबा था उसकी आय को, राजस्व को बढ़ाए। उसके लिए उसने क्या किया, कर संग्रह के जो तरीके थे उनको और अधिक कठोर बना दिया था। इसमें क्या करता था, जो कर चोर बताए जाते थे उनकी पूरी की पूरी संपत्ति ही जब्त कर लिया करता था। कर निरीक्षक जो थे उसके अधिकारों और शक्तियों को अत्यधिक बढ़ा दिया था। ये जो कर संग्रह करने के तरीके कठोर कर दिए गए थे, कर चोरी के सबूत मिलने पर उनकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, या फिर कर अधिकारी जो थे, कर निरीक्षक जो थे, उनकी जो शक्तियां थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। ये सब जो गतिविधियां थी, इनसे लोगों का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, या फिर यूँ कहें कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ होने लगी थी। और इन ज्यादतियों के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त होने लगा था। छोटी छोटी कर चोरी पर भी बड़े बड़े दंड दिए जा रहे थे, जो लोगों को आक्रोशित करते थे। कई लोगों को बंदी बना लिया जाता था। मतलब एक उनके अधिकारी थे नंद कुमार, उनको बंदी बना लिया गया था किसी के जाली साजिश से। मीर कासिम राजस्व संग्रह के लिए बहुत ही ज़्यादा कटिबद्ध था। राजस्व संग्रह में लिप्त अधिकारियों को वो अलर्ट रखना चाहता था, और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना चाहता था कि उसकी अपेक्षाएं, कर संग्रह की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसका एक उदाहरण देखा जाता है कि वीरभूम के जमींदार के बारे में सूचना मीर कासिम को मिली कि उसके तरीके ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से राजस्व ठीक से कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो केवल वीरभूम के जमींदार ही नहीं, जितने भी जमींदार थे उन सबके मन में भय बैठाना आवश्यक हो गया था मीर कासिम के लिए। और वीरभूम के जमींदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मीर कासिम ने पटना तक सैन्य मार्च कर दिया था। सैन्य मार्च यानी कि ऐसा लग रहा था मानो मीर कासिम युद्ध भी लड़ने को तैयार है। और इतनी बड़ी सेना का मार्च करवाना आसान चीज नहीं होती है। अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है सेना के मार्च में। लेकिन मीर कासिम ने ये कहा। अच्छा, मीर कासिम अपनी शक्तियों के बारे में भी बहुत सजग था। जैसे मीर कासिम ने पटना के द्वार पर कंपनी के सैनिकों को हटाने के लिए आयरकूटे से तत्काल कहा। आयरकूटे और एक ब्रिगेडियर जनरल जॉन कर्नक हुआ करते थे। उन्होंने मीर कासिम की बातों को ठीक गंभीरता से नहीं लिया जब, तो उसने गवर्नर आपके वंशी टाट को इसके बारे में सूचित भी किया और अपनी शिकायत पर कार्रवाई भी करवाई। जब मीर कासिम ने आयरकूटे और जॉन कर्नक की शिकायत वंशी टाट से की तो वंशी टाट ने तत्काल उन्हें पटना से कलकत्ता बुला लिया था। तो मीर कासिम ऐसा नहीं था, वो अपने अधिकारों
का किस तरीके से उपयोग करना है उसके लिए भी बहुत सजग दिखाई देता है। लेकिन जो समस्या आई वो ये थी, एक राजा सीताराम थे, मीर कासिम के दीवान थे, राजस्व संग्रह से संबंधित थे, बहुत विश्वस्त बताया जाता है। लेकिन मीर कासिम के मन में जब शंका उत्पन्न हुई या कोई शिकायत राजा सीताराम के बारे में प्राप्त हुई तो उसने उसको कत्ल करवा दिया। ये घटना 1762 की है। इसी तरीके से राजा रामनारायण थे, बिहार के डिप्टी नवाब थे, नायब थे। उनके बारे में शिकायत मिली तो राजा रामनारायण को पूरे परिवार समेत पटना से बंदी बनवा लिया था। उनकी संपत्ति जो थी वो भी जब्त कर ली थी। उन पर मुकदमा चलाया गया। मीर कासिम जो था वो सतर्क था। ठीक है, शिकायतें मिलती हैं तो कंपनी जो थी वो एक जनतांत्रिक देश से आए अधिकारियों लोगों का संगठन था। और जनतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, यदि किसी पर कोई आरोप लग गया तो उसकी जांच होती है, मुकदमा होता है और उसमें जब दोषी पाए जाते हैं तभी उन पर कार्रवाई। तो मीर कासिम बहुत सतर्क था। मीर जाफर के मामले में उसने बहुत कुछ देखा था। तो जब राजा राम नारायण का केस उसके सामने आया तो उसने पहले उस पर मुकदमे चलाए और मुकदमे के संदर्भ में राम नारायण को कभी पटना जाना पड़ता था, कभी मुर्शिदाबाद जाना पड़ता था, तो कभी मुंगेर जाना पड़ता था। हर जगह पर अलग अलग बैठकों से उस पर मुकदमा चलाया गया और बाद में उसको अपराधी दोषी मान लिया गया। दोषी मानने के उपरांत अगस्त 1763 में उसके गर्दन में बालू की बोरियां बांध करके गंगा नदी में फेंक दिया गया, डुबा के मार दिया गया। रामनारायण के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति राजा बल्लभ को नायब बनाया गया था बिहार का। शीघ्र ही राजा बल्लभ के साथ भी यही हुआ, उसको भी दोषी पाया गया और जब दोषी पाया गया तो उसको उसके पुत्र के साथ बंदी बना लिया गया। उसकी भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। राजा बल्लभ के बारे में बताया जाता है कि ढाका में उसके पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी, वो सब उसने जब्त कर ली। 1 वर्ष तक बंदी बने रहने के बाद राजा बल्लभ को भी कत्ल कर दिया गया। इसके बाद राजा बल्लभ के बाद नौबत राय को बिहार का नायब नियुक्त किया गया। कुल मिलाकर के अगर मीर कासिम का मूल्यांकन किया जाए इन सब हादसों के आधार पर, तो इतिहासकारों का मानना है कि मीर कासिम जो था वो अत्यंत शक्की स्वभाव का था। यानी कि उसके जो सूची हुआ करती थी अच्छे लोगों की, वो सूची स्थायी नहीं रह पाती थी। अपनी शक करने की आदत के कारण जो विश्वस्त लोग हुआ करते थे उन पर भी वो शक कर देता था और बेवजह उनकी हत्या करवा दिया करता था। ये एक मीर कासिम के साथ समस्या थी। सेना को उन्नत करने का प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मीर कासिम भी मीर जाफर की ही तरह कंपनी के शिकंजे को तोड़ देना चाहता था और उसके लिए उसने सेना को उन्नत करने का प्रयास किया था। यद्यपि मीर कासिम ने 3 वर्ष ही शासन किया, लेकिन राजस्व बढ़ोतरी के उसने जो उपाय किए उसमें उसको सफलता मिली। लेकिन जो कठोरता
उसने राजस्व एकत्र करने में दिखाई, उसके कारण उसके काल को लूटपाट का काल कहा जाता है। क्योंकि जो तरीके थे वो बहुत कठोर थे। तो कुल मिलाकर मीर कासिम का काल भी ठीक नहीं रहा। मीर कासिम और कंपनी के बीच में जो संबंध थे वो लगातार बिगड़ते चले गए। कुछ घटनाएं हुई, जैसे मनसाराम की गिरफ्तारी, खोजा पेट्रस अराथू की गिरफ्तारी, हे की गिरफ्तारी। ये सब घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण कंपनी और मीर कासिम के बीच के संबंध जो थे वो बिगड़ते चले गए। एलिस विलियम्स ने मीर कासिम के विरुद्ध एक अभियान चला दिया। विभिन्न तरीके की स्टिचेस बना बना करके वो मीर कासिम की निंदा किया करते थे। इसके अतिरिक्त जब मुंगेर के किलेदार थे, उन्होंने सशस्त्र यूरोपियन सैनिकों को किले में प्रवेश करने से मना कर दिया था। मीर कासिम और कंपनी के बीच में कटुता इतना अधिक बढ़ गई थी कि मीर कासिम जब किसी पत्र को भेजता था किसी के लिए, तो उन पत्रों को कासिम बाजार में ले जाकर के पहले खोल के पढ़ लिया जाता था कंपनी के द्वारा। यानी कंपनी मीर कासिम पर पूरी तरीके से संदेह करने लगी थी। मीर कासिम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण गुण मिलते हैं, जैसे आत्मसम्मान। मीर कासिम जो था एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। कि जो मीर कासिम था वो समझौतों की एक सीमा निर्धारित करता था, जिसके आगे वो जाने को तैयार नहीं होता था। जो मीर कासिम है उसने शाह आलम द्वितीय से बिहार को जो प्राप्त किया था, उससे उसकी कूटनीतिक सफलता दिखाई देती है। डिप्लोमेटिक आदमी था। उसने अपनी सक्षम एक सेना डेवलप की जो अंग्रेजी यूरोपियन शैली में युद्ध करने की क्षमता रखती थी। फोर्ट विलियम का जो अचानक जो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता था उसके अपने कार्यक्षेत्र में, उससे व्यथित होकर के उसने अपनी राजधानी भी बदल दी थी। मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले गया था। एक कारण और भी बताया जाता है, मुंगेर अपेक्षाकृत पर्वतीय स्थल था, तो सुरक्षित रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी मुंगेर। इसके अलावा उसने एक लेखराज व्यवस्था स्थापित की थी, और लेखराज व्यवस्था के तहत भूमि सर्वेक्षण करवाया गया था। जमीन का सर्वेक्षण करके जो भूकर हुआ करता था उसका पुनर्निर्धारण कर दिया था उसने। तो राजस्व जो संग्रह था वो मीर कासिम के काल में ज़्यादा प्रभावी दिखाई देता है। इसके अलावा जो 1717 का फरमान था शहंशाह का, उसका दुरुपयोग हुआ करता था, इसके लिए भी उसने कार्रवाई की और उसने कंपनी के कर्मचारियों पर दबाव बनाने की प्रयास किया, यद्यपि वो सफल नहीं हुआ। जब सफल नहीं हुआ तो उसने एक आंतरिक व्यापार को ही पूरा मुक्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त कंपनी जो थी वो भी मीर कासिम पर ये आरोप लगा रही थी। एक तरफ तो मीर कासिम देखता था कंपनी बहुत ज़्यादा उसके मामले में हस्तक्षेप करती है, कंपनी भी जो थी वो मीर कासिम पर यह आरोप लगा रही थी कि वो उसके मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसा होता था। मीर कासिम के जो अधिकारी हुआ करते थे
फौजदार हुआ करते थे, वो कंपनी के जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे उन पर कार्रवाई कर देते थे। कैसे होती थी कार्रवाई? कंपनी के जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे वो लोग उन्हीं तरीकों को अपनाते थे जो पहले से कर संग्रह अधिकारी अपनाया करते थे। अब जैसे राजस्व की वसूली करने जाते थे, किसी ने नहीं दिया तो उसकी बैल खोल लाएंगे, है ना। इस तरह की चीजें जो होती थी वही चीजें वो भी किया करते थे। तो इस अच्छा, दूसरी समस्या उनके साथ ये आती थी, कंपनी के कर्मचारियों के साथ भारतीय परंपराओं को वो सम्मान नहीं देते थे। जैसे भारतीय परंपराओं में कैसे? जैसे एक उच्च जातीय व्यक्ति है और एक निम्न जातीय व्यक्ति है, तो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे जब कर संबंधी कार्रवाई करते थे, राजस्व वसूली संबंधी कार्रवाई, तो दोनों को समान मान लेते थे, दोनों पर एक जैसी कार्रवाई कर देते थे। जब ऐसा होता था तो जो उच्च जातीय होता था वो क्या करता था, नवाब के यहाँ कंप्लेंट कर देता था। जब वो नवाब के यहाँ कंप्लेंट करता था तो नवाब को मौका मिल जाता था और वो कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई कर देता था। इससे क्या होता था, कंपनी और नवाब की सेना दोनों आमने सामने आ जाते थे। कंपनी ने जो दस्तकों का दुरुपयोग हो रहा था उस दुरुपयोग को ख़त्म करने के लिए नवाब ने, मीर कासिम ने कंपनी को दबाव में लिया था। कंपनी के जो गवर्नर थे वंशी टाट और कलकत्ता काउंसिल के सदस्य वारेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में बताया जाता है कि ये लोग मुंगेर आए थे। मीर कासिम के साथ उन्होंने एक समझौता किया था। उस समझौते में क्या था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उन कर्मचारियों से ये तय किया गया था कि वे कंपनी के कर्मचारी अपना जो भी सामान लेकर जाते थे, वस्तु जो होती थी उनकी, उसकी कुल कीमत का 9% कर अदा करेंगे, पूरी कर माफी नहीं रहेगी। दस्तक जो होते थे जिनके दिखा करके जो कंपनी के कर्मचारी होते थे वे कोई कर दिए बिना ही जो टोल प्लाजा होते थे वहां से निकल सकते थे। वो ये निश्चय किया गया इस भेंट में कि दस्तक जो है वो मीर कासिम ही निकालेगा, नवाब ही निर्गत करेगा। अच्छा, आंतरिक व्यापार में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसे आंतरिक व्यापार से संबंधित कोई भी वाद जो होगा उसका अंतिम निर्णयकर्ता नवाब ही होगा। वंशी टाट और वारेन हेस्टिंग्स ने यह मीर कासिम के साथ समझौता कर तो लिया, लेकिन इसको फाइनलाइज करना कलकत्ता काउंसिल का काम था। और जब वो वापस पहुंचे कलकत्ता काउंसिल के समक्ष, उन्होंने इस समझौते की धाराओं को रखा तो कलकत्ता काउंसिल में कर्मचारियों का दबाव के कारण उन्होंने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। कंपनी के कर्मचारी इस बात को लेकर के रोष में आ गए कि उनके विशेषाधिकार छिन जाएंगे। जब कलकत्ता काउंसिल ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। केवल मतलब कि कहने की बात थी कि कुछ ये एक बारूद का ढेर पे बैठे हुए थे और एक हल्की सी चिंगारी भी लग जाती, दोनों के बीच युद्ध हो जाता। कंपनी
नवाब ने अपनी सेना को उन्नत कर दिया था। पूरा जो उसका सैनिक, जो नए उन्नत सैनिक थे, उन सैनिकों की एक टुकड़ी को उसने पटना के लिए भेजा। पटना में कंपनी की छावनी हुआ करती थी और उस छावनी का कमांडर एलिस विलियम हुआ करता था। एलिस विलियम को इस बारे में सूचना मिली कि नवाब की जो नई सेना तैयार की गई है, उन्नत सेना जो है, वो सेना पटना पहुंच रही है और संभावना है कि वो पटना से कंपनी की जो छावनी है, जो सेना है, उसको वहां से निकाल देगी, यानी पटना पर अधिकार करना पड़ेगा। यह जो स्थिति थी, इसके बारे में जब विलियम को पता चला तो उसने क्या किया, पूरे पटना को अपने अधिकार में करने की कोशिश की। लेकिन मीर कासिम की ये पहली सफलता देखी गई जब उसने विलियम को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान एक अहमद पीटर नाम का कंपनी का अधिकारी हुआ करता था। बताते मीर कासिम से भेंट करके वो वापस लौट रहा था। मुर्शिदाबाद में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। ये भी दोनों के बीच में युद्ध की संभावना को बढ़ाने वाली घटना थी। मीर कासिम को बताया जाता है उसने कासिम बाजार की घेरेबंदी कर ली। घेरेबंदी करने के उपरांत उसने कंपनी को एक क्षतिपूर्ति करने के लिए लिखा। इससे कंपनी काफ़ी नाराज हो गई। अंततः 7 जुलाई 1763 को कंपनी ने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1763 की पूरी गर्मियां निरंतर चले सैन्य अभियानों से और भी ज्यादा गर्म रही। 19 जून 1763 को कटवा का युद्ध हुआ। ये जो युद्ध था बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि मीर कासिम की जो नई सेना तैयार की गई थी, उस सेना की पहली परीक्षा थी। उनका सामना कंपनी के मेजर थॉमस एडम्स के साथ हुआ और कटवा का युद्ध जो था, उस युद्ध में जो मीर कासिम की प्रशिक्षित और उन्नत सेना थी वो पराजित हो गई थी। इसके बाद कंपनी और भी आक्रामक हो गई। 24 जून को उन्होंने मुर्शिदाबाद में जो नवाब की छावनी हुआ करती थी, सेना की छावनी हुआ करती थी, उसको उजाड़ दिया था। 2 अगस्त को गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया का युद्ध जो था उसमें नवाब की सेना पराजित हो गई, उसे पीछे हटना पड़ा और उसके बाद नवाब की सेना जो थी नवाब के साथ उदय नाला जा पहुंची। राजमहल में उदय नाला नामक स्थान था। उदय नाला एक मजबूत ठिकाना हुआ करता था। नवाब ने यह तय किया कि वो यहीं पर फिलहाल अपना ठिकाना बना लेगा। उसको उसने किलेबंद कर लिया और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। सितंबर माह में एक बार और दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उदय नाला एक मजबूत ठिकाना था और वहां पर आसानी से मीर कासिम रह रहा था।